आज कुछ और डिसीज़ पढ़ते हैं। कल हमने कैंसर पढ़ा था, है ना, डायबिटीज़ पढ़ी थी। अब अगली डिसीज़ डालो, डेंगू। ठीक है, डेंगू। अच्छा, पहले तो ये बताओ, डेंगू कम्युनिकेबल डिसीज़ है या नॉन कम्युनिकेबल? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती है क्या डेंगू? नहीं जाती। पक्का? तो फिर डेंगू होता कैसे है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से? तो कैरियर तो है ना मच्छर, तो जाती ना एक से दूसरे में। भाई कैरियर तो होगा ही कोई ना कोई, या तो पानी से जाएगी, या हवा से जाएगी, या फिजिकल कांटेक्ट से जाएगी। तो ये किसके थ्रू जा रही है? मच्छर के थ्रू। मतलब कि नहीं, मादा टाइगर नहीं है, वो मादा एनाफ्लीज है, वो तो मलेरिया के लिए होता है। यहाँ पर एडीज मच्छर होता है, ठीक है, एडीज मॉस्किटो होता है, वो सब मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेंगू, ठीक है, डेंगू लिखो सबसे पहले। डेंगू क्या है? डेंगू एक कम्युनिकेबल डिसीज है। ठीक है, पहली लाइन लिखो, कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक, दूसरा मतलब संक्रामक रोग है। इसका कैरियर कौन है भाई? मच्छर। ठीक है, मॉस्किटो या मच्छर इसका वाहक है या कैरियर है। ठीक है, चलो फिर कौन सा मच्छर है भाई ये? तो लिखो एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी, एडीज इजिप्टी। ठीक है, एडीज इजिप्टी ये मच्छर का नाम है। ठीक है, एडीज इजिप्टी मच्छर जो है इसका कैरियर है, जो इसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है। ठीक है, चलो फिर अगली लाइन कि इसका एक हम कह सकते हैं कि एक कॉमन नेम है, इसको कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार। क्या कहा जाता है? हड्डी तोड़ बुखार। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको क्या कहा जाता है? हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है इस बुखार के आने से, इस वजह से इसको ये नाम दिया गया है। ठीक है, तो डेंगू जो है एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। इसका कैरियर जो है वो मॉस्किटो है, मच्छर है। एडीज इजिप्टी मच्छर इसका कैरियर है ना। फिर इसके बाद में हड्डी तोड़ बुखार इसका एक और नाम है ना। अगली लाइन लिखो इसके बारे में कि डेंगू, अब देखो डेंगू जो है उसमें सबसे ज़्यादा चिंता वाली बात क्या होती है कि उसमें प्लेटलेट्स के काउंट आपके क्या होने लगते हैं? कम होने लगते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स तो सभी लोग समझते हो ना क्या होता है। ब्लड में हमारा ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स से सारी चीज़ें होती है। तो उसमें जो प्लेटलेट सेल है उनकी संख्या क्या होती है? बहुत तेज़ी से कम होने लगती है। ठीक है, तो उसमें लिखो कि प्लेटलेट्स जो होता है आपका वो कैसा होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है, उसकी संख्या में कमी आने लगती है। ठीक है, नॉर्मली प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक होती है। ठीक है, 1,50,000 से लेकर के 4,50,000 तक इसकी संख्या होती है ना, पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि 1 घन सेंटीमीटर जो ब्लड है उसमें आपके इतने प्लेटलेट्स सेल्स होते हैं। ठीक है, अब डेंगू जब होगा तो इसमें क्या होगा? धीरे धीरे कमी आने लगेगी। ये अलग अलग स्टेज पर होता है ना। मान लो कि 1.5 लाख से नीचे आ गए, 1 लाख बचे, या फिर और ज़्यादा कम हो गए, 80,000 बचे। तो ऐसे धीरे धीरे हर परिस्थिति में उसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं और वो नॉर्मल होता है, वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। ठीक है, बट अगर प्लेटलेट्स का काउंट 20,000 से कम हो जाए, कितने हजार से? 20,000 से कम अगर प्लेटलेट्स हो गया है, मतलब कि सिचुएशन अब कैसी हो चुकी है? क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है, डेंजरस हो चुकी है, और यहाँ पर अब जो रोगी है, जो बीमार व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स की संख्या में भारी कमी होती है, और अगर ये 20,000 से कम हो जाए तो यहाँ पर जो है व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना भी होती है। ठीक है, चलो फिर अगली लाइन लिखो इसमें कि डेंगू जो है उसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है हमारे पास। ठीक है, डेंगू जो है उसकी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, मतलब कि इसका जो टीका है वो उपलब्ध नहीं है। ठीक है, वैक्सीन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है डेंगू की। क्लियर? चलो फिर अगली लाइन लिखो। अब देखो डेंगू के सिम्टम्स लिखेंगे हम। ये तो हमने उसके बारे में कुछ बातें लिख ली कि उसमें क्या क्या होता है।
अब डेंगू के लक्षण कि डेंगू आपको अगर हो गया है तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमको डेंगू हो चुका है। तो इसके जो सिम्टम्स है, कॉमन सिम्टम्स है, कॉमन इसके जो लक्षण हैं वो लगभग मलेरिया जैसे ही होते हैं, है ना। वो भी मच्छर के काटने से ही होता है, ये भी मच्छर के काटने से ही होता है ना। पर इसमें एक बात खास क्या है कि डेंगू का मच्छर आपको हमेशा दिन में ही काटेगा, है ना, वो रात में नहीं निकलता है। मतलब नॉर्मल मॉस्किटो जो है वो कब निकलते हैं, रात में, और डेंगू का जो मच्छर है वो हमेशा दिन में ज़्यादा एक्टिव रहता है, रात होते होते वो जो है डीएक्टिव, मतलब कि एक तरीके से इनएक्टिव होने लगता है, ठीक है। तो ये भी एक खास बात है, उसमें आप लिख सकते हो। फिर दूसरी चीज़ कि अगर डेंगू के मच्छर ने आपको काटा, है ना, मतलब एडीज मच्छर ने अगर आपको काटा तो आपको लाल रेशेस और बहुत ज़्यादा इरिटेशन बॉडी पर उस जगह पर होने लगेगी, ठीक है। जैसे ही आपको मच्छर काटेगा, जैसे हम बोलते हैं ना जिसको कि लाल लाल रेशेस हो जाते हैं, दाग जैसे पड़ जाते हैं, तो वो जो है डेंगू के मच्छर की एक पहचान है। वैसे तो दूसरे मच्छर के काटने पर भी होता है वैसा, पर डेंगू के मच्छर के काटने पर ज़रूर होगा आपको लाल रेशेस या बहुत ज़्यादा खुजली, ईचिंग और इरिटेशन वहाँ पर होगा, ठीक है। चलो फिर दूसरी चीज़, अगर आप जैसे ही आपको मच्छर ने काटा तुरंत अगर उस जगह पर अगर आप आइस जो है आपकी बर्फ़ वो लगा लेते हो कुछ देर तक, तो उससे पॉसिबिलिटीज़ होती है कि वो जो वायरस है वो भाई एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर बॉडी में काम करेगा वो। तो अगर वहाँ का टेम्परेचर हम कम कर देते इनिशियल, है ना, शुरुआती बिल्कुल जैसे ही काटा वैसे ही, तो हो सकता है कि वो मच्छर जो बीमारी लेकर आया है वो बीमारी का वायरस क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसा कोई साइंटिफिक यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं कि ऐसा होगा ही, पर ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही आपको मच्छर ने काटा उस जगह पर आप अगर आइस को इस तरीके से रब कर लेते हो तो वहाँ का टेम्परेचर डाउन होगा, जिसकी वजह से वो जो अंदर का वायरस जो गया है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर। चल अब सिम्टम्स की मैं अगर बात करूं तो सिम्टम्स लिखो, पहला एक एक करके लिखो फटाफट। डेंगू के सिम्टम्स क्या क्या है, लक्षण क्या क्या है। तो सबसे पहले तो लिखो बुखार आना, पहला सिम्टम्स क्या है, फीवर। फिर दूसरा सिम्टम्स है कोल्ड, मतलब ठंड लगना, ठंड आपको लगेगी पहले, फिर बुखार आएगा, है ना, ये दोनों चीज़ें साथ में होगी, ठंड लग के बुखार आता है। अगला लिखो चक्कर आना, ठीक है। दूसरा इसका सिम्टम्स क्या है, आपको चक्कर आ सकते हैं। फिर हेडेक हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। इसके बाद में आपका बीपी भी कम हो सकता है ना, ब्लड प्रेशर जो है वो भी कम हो सकता है, बीपी कम हो सकता है। फिर इसके बाद लिखो कि आपकी जो मसल्स हैं उनमें क्रैम्प्स आ सकते हैं, मतलब मसल्स में आप एक तरीके से कह सकते हो कि मसल्स और जोड़ों में दर्द होने लगता है, ठीक है। जॉइंट्स और आपकी जो मसल्स हैं उनमें बहुत तेज दर्द होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जोड़ों का दर्द, इसीलिए इसको हमने कहा था कि ये हड्डी तोड़ बुखार है ना, क्योंकि ये जोड़ों में इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है ना। देखो पुराने ज़माने में होता था ना कि, और ये जो मच्छर है ज़्यादातर किस समय पर आते हैं, बारिश के टाइम पे, या बारिश के टाइम के जस्ट बाद के टाइम पर ये आते हैं। उसी समय पर ये मच्छर, और बारिश शुरू होने से पहले भी, मतलब जैसे ही आपका मानसून आता है, थोड़ा सा टेम्परेचर फेवरेबल होता है तो ये मच्छर बनने लगते हैं और फिर ये जो मच्छर है हमको काटने लगते हैं। अब हो सकता है कि देखो वहाँ जैसे पुराने लोग पहले कहते थे ना कि भाई बादल आज छाए हुए हैं तो उनको बड़ी अकड़न हो रही है, जोड़ों में बड़ा दर्द हो रहा है, तो वो जो दर्द है वो इसी तरीके के किसी ना किसी डेंगू के मच्छर के काटने की वजह से ही जो है उनको होता था, है ना। जिसको उस समय पर लोग नहीं जानते थे इतना कि डेंगू वगैरह क्या है, और या फिर वो सीवियर कंडीशन होती भी नहीं थी, वो अपने आप जो है उसको हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो उसको सही भी कर लेती थी, ठीक है। तो जोड़ों में दर्द होना इसका एक प्रमुख लक्षण है ना, और बाकी के सारे लक्षण भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आपने ब्लड टेस्ट करवाया है, टोटल आप सारी जो भी जितनी भी सेल्स होती हैं ब्लड के अंदर सबका एक बार काउंटिंग करवाओ। अगर प्लेटलेट्स कम हो रहा है मतलब कि आपको डेंगू हो चुका है, ठीक है। और उसको अगर आपने शुरुआती कंडीशंस में कर लिया है ना तो ठीक है। अगर 20,000 से कम आपके प्लेटलेट्स हो गए तो कंडीशन बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, क्रिटिकल हो जाएगी। क्लियर, ओके। तो इसको नोट कर लो जल्दी से। अगली डिसीज लिखो फिर, ठीक है ना। कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल तो समझ में आ रहा है ना सबको, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, यहाँ पर ज़्यादा कोई दिमाग पर जोर देने वाली बात नहीं है। हमें इसमें से याद रखने वाली चीज़ क्या है कि ये कौन से मच्छर के काटने से होता है वो हमको याद रखना अच्छे से। दूसरी चीज़ कि इसका जो मेन सिम्टम्स है वो क्या है, तो इसके मेन सिम्टम्स दो है, एक तो जोड़ों का दर्द और दूसरा प्लेटलेट्स का कम होना, है ना। ये दो चीज़ें हैं जिनसे आप कंफर्म कर सकते हो कि व्यक्ति को डेंगू ही हुआ है। क्लियर, चलो
अगला लिखो मलेरिया। अगली बीमारी है हमारी मलेरिया। ये भी मच्छर के काटने से फैलती है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी जा सकती है, इसीलिए ये भी एक संक्रामक रोग है। ठीक है, तो अगला है हमारा मलेरिया। तो मलेरिया के लिए भी पहली लाइन में क्या लिखूंगा कि कम्युनिकेबल डिसीज है, संक्रामक रोग है। वाहक कौन है इसका? मच्छर। ठीक है, कौन सा मच्छर? फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, फीमेल एनाफिलीज मच्छर जो है इसका कैरियर है, इसका वाहक है। ठीक है, फीमेल एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ये रोग होता है। ठीक है, पर ये जो रोग है सिर्फ मच्छर के काटने से होता है क्या? नहीं, मच्छर तो सिर्फ क्या है? कैरियर है। मच्छर क्या है? कैरियर, मतलब कि वाहक है। वो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। बीमारी किसकी वजह से होती है? बीमारी होती है प्रोटोजोआ की वजह से, है ना, मतलब एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, या हम कह सकते हैं वायरस की वजह से होती है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या नाम होता है भाई इस प्रोटोजोआ का? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्या नाम होता है इसका? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, ये इसका नाम है, किसका? उस जीवाणु का जिसकी वजह से मलेरिया होता है। और उस जीवाणु को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम कौन करता है? मादा एनाफिलीज मच्छर, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो करता है। ठीक है, प्रोटोजोआ की वजह से है, प्लाज्मा वाइवेक्स इसका नाम है ना। और भी कई तरीके के होते हैं, प्लाज्मा ओवेल भी होता है, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये भी वही प्रोटोजोआ, उसी की एक थोड़ा सा इसमें जो है स्पीसीज का अंतर है। तो मतलब कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम ओवेल जो है ये दोनों ही प्रोटोजोआ है जिनकी वजह से आपका जो है मलेरिया होता है। ठीक है, तो लिख लो फटाफट। और वाहक मैंने आपको बता ही दिया। अगली चीज हम क्या पढ़ेंगे? अगली चीज पढ़ेंगे हम इसके सिम्टम्स। ठीक है, देखो मलेरिया तो ऐसी लगभग हर किसी को हुई है, हम लोगों को भी हुई होगी बचपन में। तो इसके सिम्टम्स हमको जनरली पता है, वही सारी चीज़ें हैं, बुखार आना, ठीक है, और ठंड लगना। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बैक्टीरिया है ना, मतलब आप उसको कह सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है जिनकी वजह से ये बीमारी होती है। ठीक है, और ये कहाँ पर अटैक करता है? हमारी आरबीसी पर अटैक करता है। किस पर अटैक करता है? मतलब ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है इसका जो सेल्स, इसका जो साइकिल है, लाइफ साइकिल है ना, ये धीरे धीरे ग्रोथ करता है, ग्रोथ करके फिर हमारे शरीर से दूसरे के शरीर में भी जा सकता है। तो ये आरबीसी के ऊपर ग्रोथ करता है। कहाँ पर ग्रोथ करता है? आरबीसी के ऊपर। तो वो भी लिख लो भले ही आप, आरबीसी पर ग्रोथ करता है। ठीक है, अच्छा, फिर एक होता है ना कि भाई जिसको अगर आरबीसी का कोई प्रॉब्लम हो, जिसको सिकल सेल एनीमिया हम कहते हैं, है ना, जिसमें आरबीसी का जो शेप है वो इस तरीके का हो जाता है ना, आरबीसी गोल शेप की नहीं रहती है, ऐसे नहीं रहती है, वो कैसी हो जाती है? ऐसी हंसिया आकार, है ना। तो उस आरबीसी पर जो आपका ये जो है ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो आरबीसी पर ब्लड के अंदर ये ग्रोथ करता है। अगली चीज लिखो, लक्षण में पहला लिखो फीवर आना, बुखार आना, है ना, फीवर, बुखार, ठंड लगना। ठीक है, बुखार आना, ठंड लगना। जो आपकी स्किन है, त्वचा है, उसमें हल्की हल्की स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी, मतलब कि सूजन आ जाएगी, है ना, सूजन देखने को मिलेगी त्वचा में, स्वेलिंग आपकी स्किन के अंदर दिखाई देगी। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो उल्टी होना, कुछ भी चीज़ अगर आप खाते हो तो वोमिटिंग हो जाना तुरंत, है ना, वो भी इसका एक लक्षण है। तो वोमिटिंग का हो जाना, उल्टी हो जाना। ठीक है, अब उल्टी अगर होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि भाई सिर दर्द है, आपका चक्कर आना है, ये तो कॉमन सिम्टम्स है, हर बीमारी में हो ही जाता है। तो उल्टी होगी अगर आपको, तो आपको फिर कोई भी चीज़ खाने की इच्छा नहीं होगी, जिसकी वजह से आपकी वीकनेस और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वोमिटिंग होना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, ये सब इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। ठीक, इसके बाद इसमें एक और चीज़ है, ड्राई कफ, सूखी खांसी चलना, है ना, इसका एक और सिम्टम्स है ड्राई कफ, मतलब कि सूखी खांसी, सूखी खांसी चलना।
ठीक है। एक तो खांसी होती है जिसमें आपको बलगम आता है, और एक खांसी है जो सूखी खांसी चल रही है, उसको हम बोलेंगे कि ड्राई कफ हुआ है। ठीक है, ये इसके आपके कुछ सिम्टम्स है। ठीक है, तो डेंगू और मलेरिया दोनों ही ऐसी बीमारियां हैं जो कि मच्छर की वजह से फैलती हैं, है ना, और इनका भी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है। देखो, ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जैसे मान लो पोलियो है, तो पोलियो की दवा हम सब ने पी रखी है, तो अब हमको कभी पोलियो होगा क्या? नहीं होगा। मतलब 99% संभावना है कि हमें पोलियो नहीं होगा। वैसी ही चीज़ अभी कोरोना के लिए हम बना रहे हैं कि भाई कोरोना की वैक्सीन बन जाए ताकि किसी को कोरोना ना हो, पर चूंकि वैक्सीन की इफिशियंसी अभी सिर्फ 80 से 85% है, तो वो जो 15% कमी रह गई है उसके अंदर, उसकी वजह से लोगों को कोरोना अभी हो रहा है। तो ट्रीटमेंट का मतलब कि ऐसी दवाई जिसको एक बार देने पर फिर वो बीमारी आपको भविष्य में कभी भी नहीं हो। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी जो टीका कोरोना का लगा है ना, उसकी इफिशियंसी 100% नहीं है, इसी वजह से तो हो रही है बीमारी। पर जैसे अब भाई ये तो टीका जो है जल्दबाजी में बना हुआ है, 1 साल के अंदर बना है, जबकि कम से कम 5-10 साल में कोई वैक्सीन बनती है। तो अब जब ये वैक्सीन अगली बार बनेगी, है ना, प्रॉपर इसके ट्रायल्स होंगे, तब वो 100% इफिशियंसी के साथ आएगी, और तब उसको लगाओगे तब आपको कोरोना नहीं होगा। पर अभी फ़िलहाल की कंडीशन में भाई दुनिया की कोई सी भी जो आपकी वैक्सीन है उसकी इफिशियंसी 100% नहीं है, चाहे वो अमेरिका की बनाई हुई हो, रूस की बनाई हुई हो, या ब्रिटेन की बनाई हुई हो, या हमारी बनाई हुई हो। तो कहने का मतलब है कि वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है जिसको एक बार लगाने पर आपको बीमारी दोबारा नहीं होगी, पर कंडीशन क्या है कि उसकी इफिशियंसी कैसी होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए, जो अभी फिलहाल में कोरोना के लिए नहीं है। पर अभी कोरोना की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो मलेरिया, डेंगू, इनकी वैक्सीन प्रॉपर नहीं है, केवल इनको इनके सिम्टम्स को हम जो है ख़त्म कर सकते हैं। जैसे आपको बुखार हुआ है, मलेरिया हुआ है, तो हम उसकी दवाइयाँ दे सकते हैं, पर मलेरिया की एक्चुअल जो मेडिसिन है वो, या डेंगू की जो वैक्सीन है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलो अगली बीमारी लिखो। अगली बीमारी लिखो, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, इंग्लिश में इसको कहते हैं लेप्रोसी। ठीक है, हाँ, इसका एक और नाम लिखो, इसे हैंसन का रोग भी कहते हैं, हैंसन डिसीज। इसे क्या कहते हैं? हैंसन डिसीज। हैंसन डिसीज या हैंसन बीमारी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी या हैंसन डिसीज इसको कहा जाता है। ठीक, अच्छा, ये किसकी वजह से फैलती है? तो लिखो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी की वजह से, जो कि एक बैक्टीरिया है, उससे फैलती है। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी की वजह से फैलती है, जो कि एक बैक्टीरिया है। ठीक है भाई, कुष्ठ रोग तो सुना ही होगा ना सबने। कुष्ठ, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? कोढ़ हो जाना, है ना भाई। पुराने ज़माने में जब किसी को कोढ़ हो जाता था तो उसको बाहर निकाल दिया जाता था गांव से या उसके घर से, है ना। क्यों किया जाता था? क्योंकि वो दूसरे को भी हो सकता है। और कुष्ठ रोग जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत लंबे समय तक चलती है। नहीं, चेचक नहीं, चेचक नहीं, चेचक तो दूसरी बात है। चेचक में तो वो दाने होते हैं। कोढ़, कोढ़ जिसको बोलते हैं, है ना, कोढ़। इसमें हाथ पैर में जो है इस तरीके से आप देखोगे वाइट वाइट दाग हो जाएंगे, फोले, उसको आप कह सकते हो, हाँ, वही एक तरीके से गलने लगते हैं। हाथ पैर जो है आपके फोड़े फुंसी हो जाना बहुत ज़्यादा, इस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी आपकी क्या हो जाना? खराब हो जाना। उसको हम कहेंगे कि कुष्ठ रोग है, लेप्रोसी इसको हम हिंदी में, इंग्लिश में कहेंगे। ठीक, तो ये जो बीमारी है ये लंबे समय तक चलने वाली है, मतलब 10-15 साल तक चलेगी, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। हालांकि अब तो उसके ट्रीटमेंट आ चुका है ना, तो अब तो ये 1-2 साल में ठीक हो जाती है, पर फिर भी 1-2 साल भी बहुत लंबा समय होता है ना। तो लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। तो लिख लो इसमें, ये लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन वाली डिसीज़ है। इट इज़ लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन डिजीज़, दीर्घकालीन रोग है ये, है ना। कुष्ठ रोग कैसा है? दीर्घकालीन रोग है, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन। अगली बात लिखो, होता क्या है? देखो, जनरली ये समझा जाता है कि जो कोढ़ है, कुष्ठ रोग है, वो स्किन की बीमारी है
है ना, स्किन में जगह जगह पर आपको इन्फेक्शन हो जाता है ना, और उसमें से फिर सारे लिक्विड्स निकलना, है ना, और फिर स्मेल आना, इस तरीके की बहुत मतलब अच्छी बीमारी इसको हम नहीं कह सकते। इसीलिए जिसको भी पुराने समय में बीमारी होती थी उसको बाहर निकाल दिया जाता था, ठीक। और उसके बाद वो चीज़ें अच्छी भी हो जाती थी, उसके बाद भी वहाँ पर वाइट वाइट जो आपके दाग है वो रह जाते थे। तो देखो कुष्ठ रोग जो है जनरली किसका डिसीज़ है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसीज़ है ये। किसका डिसीज़ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये शुरू होता है ना। तो लिख लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो म्यूकोसा है सबसे पहले उसको प्रभावित करता है ये। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर म्यूकोसा, है ना, म्यूकोसा मतलब जो उसका श्लेष्म में है, म्यूकस है ना, जो जैसे हमारी नाक बहती है तो जो लिक्विड आपकी नाक से निकलता है उसको कहा जाता है म्यूकोसा, है ना। वहाँ पर जाकर ये सबसे पहले आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको जाकर के ये अफेक्ट करना शुरू करती है, और धीरे धीरे जो है आपकी पूरी बॉडी के बाहर भी ये जो है आ जाती है और आपकी स्किन वगैरह सबके ऊपर फैल जाती है, ठीक है। तो ये जो है रेस्पिरेटरी म्यूकोसा में होने वाली डिजीज़ है, ठीक। अच्छा, फिर त्वचा पर जो आपके घाव हो रहे हैं या जो भी आपकी सिम्टम्स हो रहे हैं, है ना, जो भी आपके हम कह सकते हैं, जिनको हम कहते हैं ना कि भाई यहाँ पर स्किन में ऐसे दाग हो गए या फिर वहाँ से जो है ऐसा जलने जैसा पूरा ऐसा निशान बन गया, तो ये सब चीज़ें इसके सिम्टम्स में आते हैं, है ना। मान लो अगर ये चीज़ें होने लगी हैं, मतलब कि आपको क्या हो गया है, अब आपको कुष्ठ रोग होने की पूरी संभावना यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर शरीर में सफ़ेद दाग होना और श्वसन तंत्र का म्यूकोसा, ये भी मैंने बता दिया। अगला लिखो इसकी मेडिसिन के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है ना। मेडिसिन इसकी क्या है, तो देखो कुष्ठ रोग जो है लंबे समय तक होने वाली बीमारी, इसकी जो मेडिसिन है MDT, क्या नाम है, MDT मल्टी ड्रग थेरेपी। ये मेडिसिन का नाम नहीं है, थेरेपी का नाम है ना, MDT मल्टी ड्रग थेरेपी, ठीक है, मल्टी ड्रग थेरेपी। अब इसका मतलब क्या हुआ, मल्टी ड्रग थेरेपी का मतलब कि हाँ, इसमें आप कह सकते हो कि अलग अलग औषधियों का मिश्रण है। किसी भी एक दवाई से आपका कोढ़ जो है, कुष्ठ रोग जो है, ये ठीक नहीं होगा, है ना। मतलब कि इसके अंदर आपको यहाँ पर जो हम मेडिसिन पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर 3 मेडिसिन है। कितनी मेडिसिन है, 3। उन तीनों मेडिसिन को मिलाकर आपको लंबे समय तक उसको लेना पड़ता है, तब जाकर आप इस कुष्ठ रोग से बच सकते हो। तो 1 साल तक, कम से कम 12 महीने तक इस दवाई को आपको लेना पड़ेगा। तो MDT मतलब कि मल्टी ड्रग थेरेपी। इसमें पहली ड्रग लिखो डेप्सोन, पहली ड्रग लिखो डेप्सोन, ठीक है, ये पहली ड्रग है इसके अंदर। दूसरी ड्रग लिखो राइफेपिलिन, मैं लिख देता हूं, चलो, राइफेपिलिन या राइफेपिलिन, ठीक है। राइफेपिलिन। तीसरी दवाई का नाम लिखो, हाँ ये लिखा हुआ राइफेपिलिन, नीचे दिखाई दे रहा है सभी को, ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वाले महिमा, विनीता, यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, हाँ ठीक है। चलो, तो अगली दवाई का नाम लिखो क्लोफेजिमाइन, यहां लिख देता हूं मैं, क्लोफेजिमाइन, ठीक है। क्लोफेजिमाइन, इसको आप Z से भी कई जगह पर स्पेलिंग लिखा हुआ देखोगे, तो उसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। क्लोफेजिमाइन ऐसे भी लिखते हैं, कई जगहों पर आपको GY भी देखने को मिलेगा। तो डेप्सोन, राइफेपिलिन और क्लोफेजिमाइन, ये 3 ड्रग का जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है, उसी से हम कुष्ठ रोग का इलाज करते हैं, जिसको हम MDT कहते हैं, है ना, मल्टी ड्रग थेरेपी, है ना। 3 दवाइयों के मिश्रण से ये दवाई बनाई जाती है, जिसके द्वारा आप कुष्ठ रोग का या लेप्रोसी का इलाज संभव हो सका है, ठीक है। तो ये भी एक संक्रामक बीमारी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से हो जाती है, ठीक है। चलो अगली बात लिखो, अगली बीमारी लिखो टीबी, क्षय रोग। टीबी के बारे में तो सबने सुना ही होगा,
सुना है कि नहीं सुना है भाई? टीबी और ये जो कोढ़ है, ये दो बीमारियां जो है जो पुराने समय पर लोगों को बहुत ज़्यादा होती थी, मतलब अगर होती थी तो वो लोग उसमें उसका इलाज नहीं कर पाते थे और मृत्यु इस बीमारियों से ज़्यादा होती थी, जिसमें टीबी जो है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती थी लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलने वाली कम्युनिकेबल डिसीज़ है ना। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से और कई कैरियर्स के थ्रू जा सकती है ना, मतलब कि लगभग सारे कैरियर्स के थ्रू जा सकती है, पानी से जा सकती है, हवा से जा सकती है, फिजिकल कॉन्टैक्ट से जा सकती है। जनरली कोई बीमारी जो होती है वो इनमें से किसी एक से ही जाती है ना, बट ये तो सभी से जाती है, इसीलिए ये बीमारी ज़्यादा फैलती है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर परिवार में किसी एक को हो गई है, अगर आपने डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया तो जो है ये बीमारी आपको होना निश्चित है। ठीक है, तो लिखो टीबी। अगली बीमारी है टीबी, इसका पूरा नाम ट्यूबरक्लोसिस, वो अभी बताऊंगा मैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? क्षय रोग। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? क्षय रोग। इसका एक और नाम है तपेदिक, है ना, तपेदिक क्षय रोग। राजय क्षमा एक और नाम है इसका, राजय क्षमा। ठीक है, तपेदिक क्षय रोग, राजय क्षमा या दंडाणु, ये भी हिंदी का एक इसका नाम है, दंडाणु। ठीक है, ये सारे हिंदी के नाम है, तो हिंदी वाले अच्छे से याद रखना क्योंकि कोई सा भी नाम आ सकता है। ठीक है, अच्छा, फिर ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के द्वारा ये होती है। किसके द्वारा होती है? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, टीबी का मतलब जो है ट्यूबरक्लोसिस, है ना। और उसमें भी टीबी सबसे ज़्यादा कौन सी, ये ट्यूबरक्लोसिस तो एक क्लास है उसकी, है ना, बैक्टीरिया की एक हम कह सकते हैं कैटेगरी है, उसमें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये जो आपका है इससे सबसे ज़्यादा टीबी फैलती है। ठीक है, तो लिख लो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये जो है इससे ज़्यादा सबसे भारी मात्रा में आपको टीबी फैलने को मिलेगी। ठीक, अच्छा, फिर सबसे पहले हमको पता है कि ये किस सिस्टम को अफेक्ट करेगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो ये लंग्स में जो है आपको इन्फेक्शन शुरू करती है ना, फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है। तो लिख लो इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, ये फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है, इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। ठीक, इसके अलावा इसके साथ साथ क्या होगा? तो लिखो फिजिकल वीकनेस, शारीरिक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी होना। देखो ये शारीरिक कमजोरी जो है ये ऐसा कोई सिम्टम नहीं है जिससे इसकी पहचान हो, ये तो सभी में होता है भाई। व्यक्ति बीमार होगा तो उसको कमजोरी तो होगी ही, तो इसको हम कोई प्रॉपर सिम्टम नहीं मान सकते। हाँ, ये जरूर है कि आप हर बीमारी के सिम्टम में ये लिख सकते हो, है ना, फिजिकल वीकनेस होना, सिर दर्द होना, उल्टी आना, चक्कर आना, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। इससे उस बीमारी की पहचान नहीं होगी, पर ये हर बीमारी में जरूर होते हैं। टीबी की पहचान कैसे होगी? तो लिखो पहले तो आपको ड्राई कफ होगा, सूखी खांसी चलेगी। ठीक है, और लगभग अगर आपको 3 हफ्ते तक अगर खांसी लगातार चल रही है ना, तो आप उसको फिर टीबी का टेस्ट आपको करवा लेना चाहिए, है ना। तो ड्राई कफ, सूखी खांसी पहले, बाद में खांसी के साथ जो है बलगम भी आएगा और बलगम के साथ ब्लड भी आ सकता है। अगर ब्लड आ गया मतलब टीबी आपकी कंफर्म है। ठीक है, खांसी चलना और लगभग अगर 21 दिन तक 3 हफ्तों तक अगर आपको खांसी लगातार चल रही है ना, तो फिर आपको टीबी का टेस्ट कराना चाहिए। और अगर खांसी चलने में आपको खून आ रहा है तब भी आपको टीबी होने की संभावना बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो लिख लो जल्दी से, क्षय रोग, टीबी, तपेदिक इसका नाम है, राजक्षमा इसका एक और नाम है, और दंडाणु। ठीक, ट्यूबरक्लोसिस इसका साइंटिफिक नेम है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के जरिए ये होती है। यह जो है ये इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, फेफड़ों में होने वाली बीमारी है। ड्राई कफ, इसमें सूखी खांसी चलती है और खांसी में अगर ब्लड आ गया मतलब टीबी होने की संभावना आपको हो चुकी है। ठीक है, अगले और सिम्टम्स लिखो इसके अंदर। लिखो देखने में आपको कमजोरी होगी। ठीक है, मतलब कि आपकी जो विज़न है वो कैसा हो चुका है? वीक हो चुका है ना। पुअर विज़न आप इसमें लिख सकते हो। विज़न जो है आपका वो पुअर हो चुका है, देखने में आपको परेशानी होने लगेगी।
देखने में परेशानी, पुअर विजन आपका हो सकता है, देखने में परेशानी हो सकती है। ठीक, फिर अगला लिखो वजन कम हो जाना। ठीक है, वेट लॉस होना, वेट लॉस होना, वजन कम हो जाना, ये भी इसका एक लक्षण है। वेट लॉस होना, वजन कम हो जाना। ठीक, अगला लिखो पसीना आना बहुत ज़्यादा, है ना, ये भी जो है इसका एक अच्छा लक्षण है जिससे इसकी पहचान हो सकती है। पसीना आना, है ना, मतलब कि बिना गर्मी के भी आपको इसमें पसीना अंदर से आने लगता है। ठीक है, तो पसीना आना, आपका जो है खांसी चलना, खांसी में ब्लड आना, 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी चलना। अच्छा, फिर इसके बाद और लिखो इसमें चेस्ट में पेन होता है आपको, छाती में दर्द होना। ठीक है, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना। ठीक है, ये भी इसका एक कॉमन सिम्टम है। और उसी के साथ लिख लो जॉइंट्स में जो है अकड़न, मतलब जोड़ों में दर्द, वही चीज़ जो हमने अभी ऊपर भी बीमारियों में लिखा हुआ है, जोड़ों में दर्द होना। ठीक है, छाती में दर्द, जोड़ों में दर्द। अच्छा, फिर इससे बचा कैसे जाए? अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो चुकी है तो पहली चीज़ तो ये है कि टीबी का इलाज है हमारे पास, है ना, ये अच्छी खबर है। बट अब तो जनरली कोई टीबी से डरता भी नहीं है, क्योंकि और टीबी किसी को ज़्यादा होती भी नहीं है, क्योंकि टीबी की वैक्सीन है ना। तो वैक्सीन अगर आपने लगा ली तो आपको मतलब टीबी वहाँ पर बहुत उसमें बचत हो जाती है। और अब अभी हम देखते भी नहीं, सुनने में ऐसे केस ज़्यादा नहीं आते कि टीबी किसी को हुई है। अब पुराने ज़माने में जब होती थी टीबी तो क्या किया जाता था कि उस व्यक्ति को जो है घर में अगर है तो या तो घर से उसको बाहर कहीं रूम पर रखा जाता था, या घर ही में फिर उसको ऐसे, जैसे अभी हम कोरोना की वजह से क्वारंटाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लोगों को, वैसे ही उस ज़माने में भी इसके लिए क्या किया जाता है, क्वारंटाइन। मतलब क्वारंटाइन करना ही इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, जिससे वो बीमारी उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं आएगी। ठीक है, बाद में उसका तो इलाज करना ही पड़ेगा हमको, तो उसको आप ट्रीटमेंट करिए, इलाज करिए, पर सबसे ज़्यादा कि उस व्यक्ति के द्वारा यूज़ किया हुआ कोई भी आपको बर्तन, कपड़ा, है ना, ये आपको यूज़ नहीं करना है। उसके द्वारा यूज़ किया हुआ कोई भी आपको ऐसी कोई भी चीज़ जो वो यूज़ कर रहा है वो आपको यूज़ नहीं करना है। फिर अगर उसके रूम में आप जाते हैं उसको खाना देने, उसको दवाई देने, तो आपको मुंह ढककर जाना है कपड़े से, जैसे अभी हम मास्क लगा रहे हैं वैसे। फिर अगर आपको मान लो उसको नहलाना भी, भाई हर तरीके का काम होता है, रोगी को तो करना ही पड़ता है, तो आपको पूरी सावधानी कुल मिला करके रखना पड़ेगी ताकि वो बीमारी आपके अंदर ना आए। ठीक, चलो अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में लिखो, वैक्सीन के बारे में। तो वैक्सीन है, इस वैक्सीन का नाम है BCG। ठीक है, BCG वैक्सीन है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म लिखो, ये मिटा दूं भाई, मैं यहीं पे लिख देता हूं मैं। वैक्सीन का नाम है BCG, बैसिलस। ठीक है, वैक्सीन का नाम लिखो बैसिलस कालमेट है, सॉरी, है ना, बैसिलस कालमेट गुएरिन, बैसिलस कालमेट गुएरिन, ये वैक्सीन का फुल फॉर्म है। तो ये इसकी वैक्सीन है, और वैक्सीन जो है 2011 के आसपास इसकी डेवलप हुई थी, है ना, 2011 में इसकी वैक्सीन जो है डेवलप हुई थी। तो 2011 में वैक्सीन डेवलप हो चुकी, नाम है इसका BCG, है ना। BCG के टीके लगते हैं, सुना ही होगा आप लोगों ने। तो BCG का फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस कालमेट गुएरिन। ठीक, ओके, तो ये कुछ कम्युनिकेबल डिसीज़ हो गई। कल हमने नॉन कम्युनिकेबल देख ही लिया था, आज कम्युनिकेबल हो गई। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी डिसीज़ है जो आप खुद पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, मैंने जितना पढ़ाना था वो इसमें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें आपको डिजीज़ में देखो, एक तो ये पता होना चाहिए कि ये कम्युनिकेबल है कि नॉन कम्युनिकेबल है, क्योंकि क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाएंगे आपसे, सीधा सीधा आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो आपको अगर फैक्ट उसके पता है तो आप बता दोगे, चाहे वो क्वेश्चन कैसे भी आए, कि भाई हाँ ये कम्युनिकेबल है, आप श्योर हो, आप उसको सही करके आओगे, है ना। तो डाउट नहीं रखना है, इसको अच्छे से आप 2-4 और अपनी तरफ से भी बुक्स वगैरह से आप पढ़ सकते हो। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें लिखवाई दी हैं आपको, है ना। तो अच्छे से इस सारे फैक्ट्स को पढ़ो, और साथ में इनके जो साइंटिफिक नेम है या बैक्टीरिया वायरस का नाम है वो जरूर हमको याद रखना है। ठीक है, और स्पेशली जो कुष्ठ रोग है ना, उसके अंदर जो उसकी ड्रग्स हैं, उन तीनों ड्रग्स के नाम हमको बहुत अच्छे से याद रखना है, वो क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा आज के लेक्चर के लिए हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है भाई, और कुछ पूछना हो तो पूछ लो आप लोग।